हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन वैल्यूएबल चैनल कॉमर्स ट्यूब। स्टूडेंट आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे होप सो। मैं भी बढ़िया हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिजनेस स्टडीज 11th क्लास के इंग्लिश मीडियम के टॉपिक्स, और इसमें हमने एक इजी वे स्टार्ट करा है आज की क्लास में, ताकि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट्स याद करा सकें। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये आपके लिए। आप इससे बहुत जल्दी से पॉइंट्स याद कर सकते हैं। तो टाइम ना खराब करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें। अगर आपने वो नहीं देखी फिर इस वीडियो पर आए, हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, पहले वो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नंबर फर्स्ट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बात आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, मैं इस वीडियो में बताता हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब अगर आप एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज और उसकी वजह से आपको इनकम अर्न होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। बिजनेस में हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंसीडर करा जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस में कंसीडर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है, गुड्स को सेल करता है, परचेज करता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर सेकंड इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बिजनेस वही कहलाया जाएगा जिसमें गुड्स का और सर्विसेज का क्या होता होगा स्टूडेंट? एक्सचेंज होता होगा। मतलब अगर एक्सचेंज नहीं होता तो वो बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरी शॉप है, मैं अगर कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए ले लेता हूं तो वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। उसी सेम थिंग को अगर मैं किसी दूसरे बंदे को बेच देता हूं, सेल कर देता हूं, उसी सेम मटेरियल को, तो वो क्या कहलाया जाएगा? बिजनेस कहलाया जाएगा। वन पर्सन टू अनदर अगर एक्सचेंज होती है गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो क्या कहलाया जाएगा? बिजनेस कहलाया जाएगा। नंबर थर्ड इज रेगुलरिटी इन डीलिंग। गाइस इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलरली डन करी जाती है, रेगुलर बेसिस पर। पापा एक दिन काम नहीं करते, 4 दिन काम नहीं करते, पापा हमेशा काम करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलरली डन करते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप इसको एग्जांपल से समझे, एक मेरे पास पुरानी बाइक है और मैंने उस पुरानी बाइक को बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक, तो क्या वो बिजनेस है? नहीं, वो बिजनेस नहीं है। क्या मैं रेगुलर बेसिस पर करता हूं, पुरानी गाड़ियां बेचता हूं? नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओल्ड बाइक्स डेली बेसिस पर बेचता हूं, मेरा काम ही है क्या करना? बाइक्स को बेचना, स्कूटर को सेल करना, ओल्ड स्कूटर, ओल्ड बाइक्स को, तो ये क्या कहलाया जाएगा? बिजनेस कहलाया जाएगा। इसका मतलब अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप रेगुलरली डन करते हैं, डेली बेसिस पर डन करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। फोर्थ पॉइंट इज प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव गाइस बहुत ध्यान से सुनेंगे। बिजनेस हमेशा करते वक्त आपके दिमाग में जो मोटिव रहेगा वो कैसा रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। वो बात अलग है बिजनेस से आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस में आप लॉस को कंसीडर नहीं करेंगे, आप लॉस को भी कंसीडर करेंगे, बट आप हमेशा बिजनेस करेंगे किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। पापा कभी ये नहीं कहते कि मैं लॉस के लिए काम कर रहा हूं, वो हमेशा किस लिए काम करते हैं? ताकि उन्हें क्या हो सके? प्रॉफिट हो सके। द नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रॉफिट मोटिव है, उतना ही इंपॉर्टेंट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है। प्रॉफिट मोटिव सोचना यूजलेस होगा जब तक आपका कंज्यूमर आपसे सेटिस्फाई ना हो, तो आप प्रॉफिट के बारे में सोच ही नहीं सकते। आपको कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जब आपका कंज्यूमर आपसे सेटिस्फाई होगा तो वो आपकी गुड्स और आपकी सर्विसेज लेगा, और जब वो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज लेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो मैं अगर ये कहूं कि ये दूसरे से लिंक करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। पहले आपको कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज से अपनी, एंड देन उसके बाद आपको क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव होगा, वरना आपका प्रॉफिट का सोचना बिल्कुल यूजलेस है। द नेक्स्ट वन इज द लास्ट वन इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। बहुत ध्यान से सुनेंगे। एलिमेंट ऑफ रिस्क, जिस दिन से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस दिन से आपका रिस्क स्टार्ट हो जाता है। वो बात अलग है आपको बिजनेस से प्रॉफिट हो या लॉस हो, लॉस भी कंसीडर करा जाता है बिजनेस में और प्रॉफिट भी कंसीडर करा जाता है। एक छोटी सी गलती आपके पूरे बिजनेस को स्पॉइल कर देती है, खत्म कर देती है, और वहीं एक छोटा सा आप अगर अपॉर्चुनिटी है और आपने ग्रैब कर ली बहुत जल्दी से, रिस्क था बट आपने ग्रैब कर ली, एक अपॉर्चुनिटी थी,
आपने ग्रैब कर ली, और ग्रैब कर ली तो आपका बिजनेस कहां से कहां ग्रोथ कर जाता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। नंबर फर्स्ट इज बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। मतलब प्रोफेशन के लिए क्या होनी चाहिए, एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो और स्किल हो। कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन प्रोफेशन को रन नहीं कर सकता, और कोई भी ऑर्डिनरी इंडिविजुअल अगर किसी ऑक्यूपेशन को रन कर रहा है तो वो प्रोफेशन नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि प्रोफेशन के लिए प्रोफेशनल होते हैं और प्रोफेशनल के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है और स्किल्स होते हैं, जैसे एक डॉक्टर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक लॉयर। The second one is formalized method of acquiring training and experience। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। प्रोफेशनल बनाने के लिए फॉर्मलाइज मेथड क्रिएट करा जाता है ताकि एक्सपीरियंस बढ़ा सके या फिर उनको ट्रेनिंग दे सके। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जब तक प्रोफेशन नहीं कहलाएगी, जब तक उसके इंस्टीट्यूशन मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे एक्सपीरियंस देने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए। नंबर थर्ड वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। बहुत ध्यान से सुनेंगे। रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन को आप ऐसे समझें जैसे एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है दोस्त, ऐसे ही प्रोफेशनल बनाने के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं। ये प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया CA को बनाती हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स को बनाती हैं, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स को बनाती हैं। ये क्या करती हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट करती हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाती हैं और वो फॉलो करवाती हैं अपने मेंबर से, उनके बिहेवियर को रेगुलेट करती हैं, उनको टाइम टू टाइम गाइड करती हैं, उनके लिए सेमिनार रखती हैं, नई नई चीजें बताते हैं उन्हें ताकि वो ग्रूम हो सके। द लास्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मैंने अभी आपको बताया, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स और रेगुलेशन जो प्रोफेशनल के लिए बनाती हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन, ताकि वो उसको फॉलो कर सके, एक लिमिट के अंदर काम कर सके, उससे बाहर काम ना करें। ये काम कौन करता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन करती है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या आता है, इंटीग्रिटी आती है, ऑनेस्टी आती है, मोरालिटी आती है, ये सारी चीजें आती है जो प्रोफेशनल को सिखाते हैं कौन, प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नंबर फर्स्ट इज सर्विस टू अदर्स। सर्विस टू अदर्स, एम्प्लॉयमेंट में दूसरे को सर्विस दी जाती है। आप किसी के अंडर में काम कर रहे होते हैं, आपका खुद का बिजनेस नहीं होता। नंबर सेकंड इज पर्सनल सर्विस। आप सैलरी ले रहे हैं, आप वेजेस ले रहे हैं, तो आप ही सर्विस देंगे। ये नहीं आज मेरा मूड नहीं है, मेरा भाई काम करने चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। पर्सनल सर्विस देनी पड़ती है। जो सैलरी लेगा, जो वेजेस लेगा, सर्विस भी वही देगा। नंबर थर्ड इज एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक एग्रीमेंट के अंडर में होता है, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जॉब किस नेचर की है, फॉर एग्जांपल आपकी जॉब परमानेंट है, आपकी जॉब टेम्पररी है, या आपकी जॉब कैजुअल है। ठीक, फॉर एग्जांपल परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए, कैजुअल मतलब जब काम होगा जब बुला लेंगे वरना अदरवाइज नहीं। तो आपकी जॉब किस नेचर की है, एग्रीमेंट में ये देखा जाता है। ये सब कुछ रिटर्न में होता है, और आपको मिलता क्या है, आपको सैलरी मिलती है, आपको कमीशन मिलता है, या आपको फीस मिलती है। तो जैसी जॉब का नेचर होगा वैसे ही आपको उसकी रेम्यूनरेशन मिलेगी। नंबर फोर्थ वन इज सर्वेंट। सर्वेंट मतलब नौकर, आपको पता है। एम्प्लॉयर मास्टर कहलाता है और एम्प्लॉई उसका सर्वेंट। जो एम्प्लॉयर डायरेक्शन देगा एम्प्लॉय को भी वही करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट इज नो नीड ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट में आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एम्प्लॉयर को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एम्प्लॉयर का बिजनेस होता है, मास्टर का बिजनेस होता है, तो पैसा भी कौन लगाता है, एम्प्लॉयर लगाता है। एम्प्लॉय किसी के अंडर में काम कर रहा होता है तो उसको कैपिटल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। द सिक्स्थ पॉइंट इज नो रिस्क। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका पैसा नहीं तो आपका रिस्क भी नहीं। एम्प्लॉयर का पैसा लगा हुआ है, मास्टर का पैसा लगा हुआ है, और आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं तो उसका रिस्क होगा, आपका कोई भी रिस्क नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट, इट्स टाइम टू मेमोरी टेक्निक। कैरेक्टरिस्टिक सीखते हैं किसका, बिजनेस का। मेमोरी टेक्निक बनाया, एक बात सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से, जिसके नीचे हमने अंडरलाइन कर रखा है उसका कुछ ना कुछ यूज करा है हमने अपने मेमोरी टेक्निक में।
हमने मेमोरी टेक्निक बनाया ईआरपी सॉफ्टवेयर एसी में चलाएंगे। यहां पर हमने ईआरपी के नीचे अंडरलाइन कर रखा है और यहां हमने सी के नीचे अंडरलाइन करा है और यहां पर हमने स्क्वायर लगाया है। जिसके ऊपर हमने स्क्वायर लगाया है उसका मतलब 2 बार आएगा, किसमें, मेमोरी टेक्निक में 2 बार यूज करा जाएगा उस वर्ड का। अंडरलाइन करा है उसका वर्ड का यूज करा जाएगा। ईआरपी सॉफ्टवेयर क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूं। ईआरपी सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें यूज करा जाता है कंप्यूटर में ईआरपी सॉफ्टवेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आर फॉर रेगुलरिटी इन डीलिंग, आर फॉर, दोबारा से आर आ गया क्योंकि हमने आर के ऊपर स्क्वायर लगाया था, एलिमेंट ऑफ रिस्क, पी फॉर प्रॉफिट मोटिव, ई फॉर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ई दोबारा आ गया क्योंकि हमने ई के ऊपर भी क्या लगाया था, स्क्वायर लगाया था, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड द लास्ट वन इज सी फॉर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। इन अच्छे मेमोरी टेक्निक से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं क्या, अपने 6 के 6 पॉइंट्स, और आगे भी हम ऐसे ही आपको याद कराते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब पढ़ेंगे मेमोरी टेक्निक किसका, प्रोफेशन का। मेमोरी टेक्निक है बॉडी ट्रेनिंग से बनती है, बॉडी ट्रेनिंग से बनती है, और प्रोफेशनल किससे बनता है, कोड ऑफ कंडक्ट से। बॉडी ट्रेनिंग से बनती है और प्रोफेशनल किससे बनता है, कोड ऑफ कंडक्ट से। गाइस बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। नंबर 2 ट्रेनिंग, फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। नंबर 3 इज प्रोफेशनल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, एंड द नंबर लास्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कोड ऑफ कंडक्ट। तो गाइज इस मेमोरी टेक्निक से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि आपके प्रोफेशनल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब अपना मेमोरी टेक्निक स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। हमारा मेमोरी टेक्निक है पास नो नो, पास नो नो। अब इसका हमने क्या बनाया है, P फॉर पर्सनल सर्विस, A for agreement, S for service to others, S for servant, No for no need of capital and No for no risk। तो हमने गाइज इस तरीके से मेमोरी टेक्निक बनाया है ताकि आपको सारे पॉइंट याद हो सके और एग्जाम टाइम में ये सब याद आ सके। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बात मैं भूल गया कि कमेंट भी आपको जरूर ही करना है क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। और एक अपील और करना चाहूंगा मैं आपसे, घर में रहें, प्लीज सेफ रहें, जब तक के लिए लॉकडाउन है उसका पालन करें। आप जैसा भी गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। स्टे होम, स्टे लाइव। प्लीज गाइज इस बात को बिल्कुल सीरियस लें कि आप घर पर रहें और अपने आप को भी सेफ रखें और लोगों को भी, और लोगों की हेल्प करते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।